घोड़े के सामने आपकी बिसात नहीं है कुछ, पर फिर भी घोड़ा आपकी बात मान रहा है तो वही वो आपकी लीडरशिप है। कहते हैं ना कि डॉग में बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड बट हॉर्स रोड द हिस्ट्री। इतिहास तो घोड़े की पीठ पे लिखा गया है। इंग्लिश में कहावत है, यू आस्क ए मेयर टेल ए गेल्डिंग एंड डिस्कस विद स्टालियन, इट्स नॉट लाइक दैट कि यू जस्ट राइड ए स्टालियन। उसके अंदर अपनी वो मेल ईगो होती है। इंसान और घोड़ा दोनों हर जगह जाते हैं, और घोड़ा वहां तक जाता है जहां तक इंसान पांव पे चल के पहुंच जाएगा। आपका जो सबसे फेवरेट ब्रीड है वो कौन सी है? जैसे यहाँ तो मारवाड़ी हैं, तो वॉर हॉर्सेज हैं ये। यानी घोड़े की ये होती है कि दोनों कान मिलते हैं, बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। दोनों कान ऐसे मिलते हैं आपस में। इतिहास हमने घोड़ों पे लिखा, बॉर्डर हमारे घोड़ों पे बने, सामान घोड़ों पे आता था। दशहरे वगैरह पे जो शस्त्र पूजा होती है उसमें घोड़े पे तिलक लगाया जाता है, घोड़े की पूजा होती है। एक शुभ प्रतीक है हमारे लिए। घोड़े की पीठ पे बैठ के आपको कुछ और विचार नहीं आएंगे। जैसे तू आज बैठा था, कोई और विचार आए? नहीं आ सकते। टोटली फोकस्ड। फांसी भी अगर लगने वाली होगी ना कि भाई तेरे को 1 घंटे बाद फांसी होने वाली है, और तेरे को उससे पहले घोड़े के पीठ पे बिठा दिया, तो तेरे को फांसी का फंदा याद नहीं आएगा। घोड़े की पीठ इतना तगड़ा ही हो गया वो। ऑन एंड एवरेज कितना खर्चा आ जाता है एक हॉर्स पे महीने का? जैसे गांव में रहते हुए कम से कम एक घोड़े पे महीने का। इनकी भी कोई सर ब्रीड है क्या? ये रामपुर हाउंड्स हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, पैक में चलते हैं, मतलब 5-6 कुत्तों का पैक बन जाता है। तो ये आप पीछे फॉर्च्यूनर के पीछे लटका के ले जाते हैं? फॉर्च्यूनर के पीछे लग जाता है। हाँ, ये लग जाता है, उसके बाद में इसमें घोड़ा चलता है। ये डॉग में बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड बट हॉर्स रोड द हिस्ट्री। झलको झलको इंडिया शो। दोस्तों जय हिंद। आज हम ब्रिगेडियर शेखावत सर हैं, उनके फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं और अब हम चलते हैं और यहाँ कुछ नया होने वाला है। समझ ही गए होंगे आप। तो ये है ब्रिगेडियर शेखावत सर का हैंडसम घोड़ा स्टालियन, और इसका सर ने नाम रखा हुआ है चेतक, क्योंकि ये जो चेतक है उसकी लीनेज है, तो मारवाड़ी घोड़ा है। और अब हम शेखावत सर के साथ में राइडिंग करेंगे और सर का एक्सपीरियंस है वो जानेंगे। लंबा कर देंगे। हाँ, ये ऐसे लगाया। हाल भी पकड़ने होते हैं सर। हाँ, आराम से। खड़ी रहो, खड़ी रहो, खड़ी रहो। छोड़। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ये जो सर पैर डालते हैं इसको क्या बोलते हैं? रकाब। रकाब। और ये रास होती है? हाँ, ये रास। और ये नीचे जो टाइट कर रहे थे काठी। हाँ, हाँ। ना 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 ना। क्यों 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 क्यों? अरे घोड़े ऐसे ही लगे थे नहीं तेरे को? नहीं। क्यों? बिना बात। गुड। दोस्तों जय हिंद। आज हम ब्रिगेडियर शेखावत सर के साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा आज जो मेरी घोड़ी है और सर के पास घोड़ा है। सर आपके घोड़े की कौन सी लीनेज है? ये मारवाड़ी है और ये चेतक की लीनेज कहते हैं। अच्छा, चेतक भी मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, तो ये वही मारवाड़ी फेमस मारवाड़ी वॉर हॉर्स
हाँ हाँ तो ये नर है, मेरा मादा है। स्टालियन। हाँ, और ये मेयर है। तो अच्छा, इंग्लिश में एक कहावत है, यू आस्क ए मेयर, टेल ए गेल्डिंग एंड डिस्कस विद स्टालियन। अच्छा तो स्टालियन के साथ में आपको डिस्कस करना पड़ता है कि भाई हमें ये काम करना है, पूरा डिस्कशन होता है। अच्छा मेयर से यू आस्क कि ए पोलाइट कन्वर्सेशन की ओके यू हैव टू डू दिस, एंड गेल्डिंग को यू हैव टू टेल क्लियर डायरेक्शंस। ये डिस्कस करने का मतलब कि उसकी भी अपनी है कि वो है थॉट प्रोसेस है। ही इज इक्वल, स्टालियन इज इक्वल। सो आपको डिस्कस करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू जस्ट राइड ए स्टालियन। उसके अंदर अपनी वो मेल ईगो होती है। अच्छा अच्छा, घोड़ों में भी ऐसा होता है हाँ, मेल बिल्कुल ईगो होती है, वाला बिल्कुल सिस्टम? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हाँ। ओ सर ग्रेट। पापा खेत में ले लो, उस वाले खेत में। बस 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 बस। विनोद 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 विनोद। यू आर डूइंग गुड। अच्छा कर रहे हो आप। वॉक वॉक बोलता रहे, वॉक बोलता Walk, रहे, वॉक। वॉक। वॉक जब बोलते हैं ना, हाँ। तो वॉक जो बोलना है वो ठंडी आवाज में, वॉक। वी कांट से Walk. वॉक, इससे नहीं चिल्लाना है, वॉक। इजी इजी, द Walk. वॉइस शुड बी काम। ओके क्योंकि जैसे ही आप घबराओगे और आप चिल्लाने लग जाओगे, घोड़ा और भड़केगा। ओके। बस समझ आजा गए बेटा, सर। इधर सर, इधर ये- लेफ्ट लेफ्ट लगाऊंगा, छोटा ये करो, नई बड़ा चीज करो। पता चली है मुझे। हाँ बिल्कुल काम, जितना आप काम रहोगे घोड़ा उतना काम रहेगा। वॉक। और जितना हड़बड़ाहट बस, करेंगे उतना ही उतना जितना आप घबराओगे घोड़ा उससे ज्यादा, मतलब फिर वो ट्रांसफर हो जाता है घोड़े के अंदर। हाँ हाँ। हाँ जब आपने पहली बार हॉर्स राइडिंग किया हाँ, तो उस टाइम आपकी क्या क्या उम्र थी? बहुत छोटे थे हम तो, मतलब बचपन से ऊंट पे राइडिंग सीखी थी। अच्छा, ऊंट पे, फिर घोड़े पे, बहुत छोटे छोटे। घोड़े तो तो काफी उस सालों से उस हैं दौर यहाँ पे। उसी टाइम से आपके पास घोड़े हाँ। थे घर में? हाँ, अच्छा। यहाँ पे अब तो ऊंट रहे नहीं। हाँ हाँ पहले तो खेती भी ऊंटों से होती थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर था, लेकिन आसपास जो थे सब बहुत ऊंट, सभी के घरों में ऊंट थे। हाँ हाँ तो ऊंट की राइडिंग इज लिटिल बिट डिफिकल्ट देन हॉर्स राइडिंग। अच्छा। और हम ऊंट को बेयर बैक चलाते थे, बेयर बैक। सर मैं सोचता था कि ऊंट की राइडिंग आसान है। नहीं, ऊंट की राइडिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बिकॉज ऊंट का जो गेट है वो बड़ा होता है, अच्छा, मतलब, और ऊंचा होता है, ऊंचा होता है। ऊंचा होता है। और लगभग सेम ही है, मतलब नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग इजी, बट सीधा। तो सर आप अच्छे घुड़सवार है वो कब बने थे? आईएमए में ट्रेनिंग के बाद में या? आईएमए में राइडिंग क्लब में था मैं, एकेडमी में राइडिंग क्लब में था। फिर बाकी फिर घर में घोड़े रहे तो राइडिंग तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो सर ये बताओ आपकी आर्मी के अंदर जो हाँ, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे घोड़े का यूज होता है? अभी जैसे हमारे जो ऊपर जो है हाई एल्टीट्यूड के अंदर, हाँ। वहाँ पे घोड़ों का बहुत यूज होता है। जैसे मैं सबसे जैसे सियाचिन वगैरह है उधर? हाँ, सियाचिन में भी होता है। सियाचिन में कुमार बेस है, कुमार से पहले तक घोड़े जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। बाकी मेरा जो है सब सेक्टर नॉर्थ, उसमें पेट्रोलिंग भी घोड़ों पे होती है। अच्छा। जंसकार हॉर्सेज हैं। और अपने यहाँ 61 कैवलरी जो जयपुर में है, हाँ हाँ। यहाँ के इंस्ट्रक्टर जाते हैं वहाँ पे, अच्छा। और वहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। और वहाँ पे जंसकार हॉर्सेज करीब 100 से ऊपर घोड़े हैं हर एक यूनिट के पास में है। तो वो उसी पे सामान वगैरह, पेट्रोलिंग, लॉन्ग पेट्रोल जो जाते हैं, हाँ, वो हाँ। घोड़ों पे जाते हैं। और हमने वहाँ पे अक्षय चिन्ह इक्विस्टेशन सेंटर है एक, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में घोड़ों पे कैसे सवारी करेंगे और जंसकार हॉर्सेज के ऊपर किस तरीके से हॉर्समैनशिप आप सीखोगे, वो सिखाया जाता है वहाँ पे ओके। जंसकार हॉर्सेज के ऊपर। तो सर ये जो रेजिमेंट है घोड़ों वाली, हाँ, उसका एक कैवेलरी नाम है क्या? 61 कैवलरी, अच्छा 61 कैवेलरी। दुनिया की शायद एक ही कैवलरी रेजिमेंट है अभी अच्छा। जो जयपुर में है। हम्म। हाँ, उसके बड़े अच्छे राइडर्स हैं। अच्छा, जयपुर वाली 61 कैवेलरी के हाँ। अच्छे राइडर माने जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत। और उसमें एशियाड चैंपियंस और वर्ल्ड में काफ़ी मेडल्स लाए हैं 61 कैवलरी के। और अभी जो है वो ऑपरेशनल राइडिंग जो है, पूरा ऊपर का जितना भी जो सिखाने का काम है, हाँ हाँ। ऑपरेशनल राइडिंग, वो 61 कैवलरी के घुड़सवार जो वो करते हैं। पहाड़ में अगर लड़ना है तो घोड़े के बिना काम नहीं चलेगा, चाहे कितना भी आप टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, अच्छा। चाहे कितनी भी बड़ी ATV लेके आ जाओ, हाँ, हाँ। चाहे कुछ भी लेके आ जाओ, आप घोड़े के बिना काम नहीं। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मशीन विल गिव अप, बट इंसान और घोड़ा दोनों हर जगह जाते हैं। अच्छा। और घोड़ा वहाँ तक जाता है जहाँ तक इंसान पाँव पे चल के पहुँच जाएगा,
अच्छा। जहाँ रोप लग जाते हैं हाँ हाँ। कि आपको चारों हाथ पांव चढ़ना पड़े, वहाँ घोड़ा नहीं चढ़ सकता। अच्छा बट जहाँ तक आप अपने दो पाँव पे चढ़ के जा सकते हो, घोड़ा वहाँ आ जाएगा, जंस्कार हॉर्स। अच्छा। जहाँ इंसान जा सकता है वहाँ घोड़ा भी जा घोड़ा सकता है। पहुंचेगा, घोड़ा पहुंचेगा। जहाँ इंसान चढ़ सकता है वहाँ घोड़ा पहुंच जाएगा। इंसान दो टांगों पे चढ़ सकता है। हाँ। जहाँ चारों हाथ पांव लग गए हाँ। वहाँ नहीं चढ़ सकता। अच्छा। लेकिन बाकी जहाँ चढ़ सकता है। जहाँ चढ़ सकता है, हाँ। तो ये कोर्सिका काराकोरम पास तक गई हुई है। सर गाड़ी ये के माइनस डिग्री के में, माइनस टेम्परेचर में कितना सर्वाइवल है इसका? हाँ -42 में रही है। और -42? -42, हाँ -42 में रही है। और इसने भी अपना कोट चेंज कर दिया, मतलब इसके बड़े बड़े बाल आ गए। अच्छा। ब्लैक हो गई, अभी तो ये बे कलर है। तो बेसिकली जो बॉर्डर एरिया है adopt वहाँ करता पे है। कैमल यूज में लिया जाता है? कहाँ पे? बॉर्डर एरिया पे इधर पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं राजस्थान जैसलमेर? गुजरात बॉर्डर में बीएसएफ कैमल यूज करती है। हमारे ऊपर बैक्टीरियन कैमल है। अच्छा। ऊपर जो है वो बैक्टीरियन कैमल है। अभी 26 जनवरी की परेड में भी वो शामिल हुए थे, बैक्टीरियन कैमल, जंस्कार हॉर्सेस। जो थोड़े छोटे होते हैं? छोटे होते हैं, पर हाँ। वो पहाड़ के अंदर वही सक्सेस होता है। अच्छा। तो इतने में इम्पोर्टेंट हैं कि अभी जो सब सेक्टर नॉर्थ के जो हमारे घोड़े हैं हाँ हाँ और बैक्टीरियन कैमल, हाँ। वो 26 जनवरी के ऊपर परेड में प्रदर्शित किए गए थे। अच्छा। देखो 26 जनवरी की परेड, 26 जनवरी की जो परेड है ना, उसकी क्लिप देखना। हाँ हाँ हाँ। तो बैक्टीरियन कैमल और जंस्कार घोड़े, अच्छा। वो हमारे ऊपर से सब सेक्टर नॉर्थ में मैंने वो स्कूल सेटअप किया था वहाँ पे, हॉर्स राइडिंग का सर? हॉर्स राइडिंग का और बैक्टीरियन कैमल ट्रेनिंग का। तो वहाँ पे ये 26 जनवरी की परेड में वो उनको डिस्प्ले किया गया इस बार। और तो बहुत सर- ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ तो आपकी सर लद्दाख में भी ड्यूटी रही हुई है ना सर? हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, सब सेक्टर नॉर्थ, अच्छा। लद्दाख। हाँ, सब सेक्टर नॉर्थ इज इन लद्दाख। काराकोरम पास, इन दैट एरिया, दौलत बेग ओल्डी, काराकोरम पास, वो वाला तो सर इलाका। वहाँ भी आपका कोई स्पेशल फेवरेट घोड़ा था क्या? ये थी कोर्सिका थी मेरी। अच्छा। हाँ, यही, हाँ। तो ये उस टाइम आर्मी की थी ना सर? नहीं मेरी है। अच्छा, आप मेरी पर्सनल रखते थे? हाँ, पर्सनल अपने खर्चे पे। अच्छा। मेरा ही ट्रेलर दिखाऊंगा तेरे को, ट्रेलर है हाँ मेरी हाँ फॉर्च्यूनर, इसी के पीछे वो जो हुक लगा हुआ है, हाँ। उसी में ट्रेलर चलता था, उसी पे घोड़ा चलता था। अच्छा उसको हाँ। जोड़ लेते थे आप? हाँ, ओके। राशन दाना पानी सब मैं गांव से लेके जाता था। हाँ हाँ। हाँ। तो सर घास फिर वहाँ खरीदता था, मतलब वो आप तो पर्सनल यूज के लिए रखते थे ना, आर्मी में थोड़ी ना? हाँ, पर्सनल। अब अफसर एक रख सकता है घोड़ा, अच्छा। अपने खर्चे पे। हाँ ओके। हाँ, हमें ऑथराइज होता है। ये सर मुझे नहीं पता था ये वाली बात। हाँ नहीं, लेकिन ऑपरेशंस में मेजरली वो आर्मी के यूज किए जाते हैं? हाँ, जो जंस्कार घोड़े थे वो आर्मी के थे, और उस पर एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग वगैरह होती है। लोड कैरियर्स होते हैं, वो एक घोड़ा 80 किलो लोड ले जाता है। पोर्टर 15 किलो लोड लेके जाएगा, घोड़ा 80 किलो उठाता है। अच्छा। हाँ। तो अभी फ़िलहाल हम राइडिंग करके आ चुके हैं और थोड़ी धूप हो गई, तो इसलिए हमने सोचा कि बैठ के बातचीत करते हैं, क्योंकि जो घोड़े होते हैं वो बेसिकली गर्मी में थोड़ा सा और ज़्यादा हीट मारने लग जाते हैं, उनको अच्छा नहीं फील होता, तो हमने सोचा इनको परेशान नहीं किया जाए। क्यों सर? हाँ, मतलब राइडिंग का टाइम होता है कि जैसे पीटी जैसे हम लोग करते हैं, अगर हाँ। आपको रनिंग करनी है तो धूप से पहले ही कर लेते हैं। और इस तरह की गर्मी में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, और डिहाइड्रेशन जब घोड़े को हो जाता है तो फिर एक मेडिकल टर्म कही जाती है कॉलिक हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल ठंडे में ही फिजिकल एक्सरसाइज, राइडिंग जो भी करनी है, घोड़े को जो एक्सरसाइज देनी है वो ठंडे में ही करनी है, धूप आने से पहले। सर ये कॉलिक पेन भी बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ जैसे नए बच्चे पैदा होते हैं, हाँ जैसे 2 महीने के, 1 महीने का, हाँ तो उनको यूजुअली कॉलिक पेन बहुत होता है, तो उस बस दौरान वही। क्या होता है, बच्चा रोता ही रोता है, रात को रोता है, हाँ, इस तरीके का तो भी सिमिलर घोड़े को भी होता है। हाँ। और घोड़े की जो आंतें होती है वो बहुत लंबी होती हैं। तो जैसे मान लो घोड़े ने कुछ खा लिया और घोड़े के पेट में गैस बन गई, तो आंतों के अंदर नॉट पड़ जाती है। कॉलिक अगर हो गया तो उसको रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए है बेस्ट ये कि कॉलिक होने ही ना दिया जाए। उसके प्रिकॉशंस यही होते हैं कि घोड़े को अच्छे तरीके से पानी पिलाएं, हाइड्रेट करके रखें, और खाना बिल्कुल टाइम पे दें, एक्सरसाइज बिल्कुल टाइम पे दें। एक्सरसाइज और खाने के में जो गैप होना चाहिए वो गैप रखा जाए। जैसे सुबह एक्सरसाइज दे के फिर दाना देते हैं 1 घंटे बाद। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि एक्सरसाइज करके आया तुरंत दाना डाल दिया। तो एक्सरसाइज हुई, 1 घंटा कूल डाउन हो गया, हाँ। लोट वोट लिया, उसके बाद में फिर दाना देते हैं। अच्छा। पानी पी सकता है वो, हाँ। आते ही पानी पी सकता है, पानी पीता है, लोटता है, पहले खिलाते लोटता है फिर पानी पीता है, उसके बाद उसके ऊपर झाड़ा कर देते हैं, नहला देते हैं उसको, और उसके बाद फिर दाना डलता है।
फिर वो दाना खाता है आराम से, चैन से। तो इस तरीके से प्रिकॉशन। और फिर जो जो चारा डालने की जगह है, जिसको घास बोलते हैं, उसको साफ रखना है। दाने के अंदर कुछ धूल वूल नहीं होनी चाहिए, जो हरा दे रहे हैं उसमें कोई धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। और सर एक्सरसाइज डेली करवानी पड़ती है इनको? डेली डेली डेली, सुबह शाम या वन टाइम? एक टाइम काफ़ी है। जैसे गर्मियों का टाइम है तो सुबह करीब आधा घंटा 40 मिनट वर्क काफ़ी है। तो और अगर साथ में राइडिंग नहीं करनी तो पड़ती है या और कोई भी तरीका है? वर्क नहीं करते तो जैसे हमारे घोड़े खुला छोड़ देते हैं, तो अपने आप वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, वो घूम घूम के चलते रहेंगे तो वो भी वर्कआउट हो गया। वो भी वर्कआउट हो जाता है। हाँ। सर यहाँ भी पिछली बार हम घर पे विजिट किया तो वहाँ भी आपके हाँ, तो 3 थे। हाँ, ये 3 वहाँ से घर पे रहते हैं। हाँ। और 5 यहाँ रहते हैं। और वहाँ पे इसके बच्चे भी हैं। हाँ। तो टोटल 15 के करीब हो रखे हैं। 15। हाँ। सर ये जो एनिमल लवर वाला जो पार्ट है, ये शुरू से ही था या बाद में आया? गांव में सबको होता है, मतलब गांव में तो जानवरों के साथ तो जिंदगी नहीं होती होता है। हाँ। लेकिन आपके साथ मैंने थोड़ा अलग केस देखा। सब जैसे किसी ने एक डॉग पाला हुआ है, हाँ लिमिटेड, हाँ मतलब जैसे गाय भैंस रखी हुई है। हाँ। लेकिन आपने तो मतलब पे तो आपके पास घोड़े भी शायद कितने? हाँ, 7 हैं अभी, 7 हैं। हाँ, 7 घोड़े हैं। हाँ, 7 हैं। तो सर तो ये तो पिताजी से हमको आया। हम्म। तो दादो साथ थे। तो उनके टाइम में गाय भैंसें काफ़ी थी, तो वही परंपरा चली आ रही है। इनकी भी कोई सर ब्रीड है क्या इसमें? ये रामपुर हाउंड्स है। अच्छा। रामपुर हाउंड्स जो शिकारी कुत्ते होते हैं। हाँ हाँ ये पैक में चलते हैं, मतलब 5-6 कुत्तों का पैक बन जाता है। हाँ 5-6 क्या 15-15 20-20 कुत्ते अगर होते हैं हाँ तो उनका पैक बन जाता है। और भागने में बहुत तेज होते हैं ये, रामपुर हाउंड्स कहलाते हैं। तो सर जो आर्मी के अंदर या मतलब जो सिक्योरिटी बीएसएफ वाले रखते हैं ना? हाँ, सब में, आर्मी में, आरबीसी में हमारे डॉग स्क्वाड हैं, उसके अंदर हाँ। अल्सेशियन होते हैं, लेब्राडोर होते हैं। फिर आजकल मुडोल हाउंड्स भी आ रहे हैं। हाँ हाँ तो मुडोल हाउंड एक प्रजाति है, वो है। शायद रामपुर हाउंड्स भी हैं। तो सारे तरीके के डॉग्स को रखा जाता है और उनको अलग अलग टास्किंग होती है उनकी। अच्छा। कोई माइंस के अंदर माइन को डिटेक्ट कर लेते हैं, और एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डॉग होते हैं। लेब्राडोर बहुत तेज होते हैं उसमें। हाँ हाँ और फिर गार्ड डॉग होते हैं, जैसे अल्सेशियन गार्ड डॉग होता है। अच्छा। मुढोल को भी ट्रेन किया गया है वो माइन डिटेक्शन के लिए और गार्ड डॉग के लिए। मुढोल जो हाउंड है उनको, और ये शिकार के लिए होते हैं। मतलब ये जैसे जो जंगली जानवर हैं, हाँ। पेस्ट से हैं, जैसे नीलगाय हो गई, सूअर हो गए, जंगली सूअर हो गए, उनके अगेंस्ट में बड़े कारगर रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो आर्मी में राष्ट्रीय वेटनरी कोर है, आरबीसी। हाँ तो उसका काम होता है ब्रीड करना, हाँ। ट्रेन करना और ऑपरेशन में उसको लेके जाना। तो आरबीसी ब्रीड भी करती है, आरबीसी ट्रेन भी करती है, और आरबीसी उसको ऑपरेशन में भी लेके जाती है। और वही सभी फोर्सेज को देते हैं क्या? सभी आरबीसी के लोग लड़के जाते हैं। अच्छा। हाँ, सभी फोर्सेज में आरबीसी वाले जाते हैं। बीएसएफ के अपना अलग अलग है। हाँ। बट प्राइमरी जो है फौज का है। अब तो सीआईएसएफ में भी रखने लग गए। हाँ, सीएसएफ में भी है, लेकिन डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग मेरे ख्याल से आरबीसी में ही होती है इनिशियल। और उसके बाद में फिर अपने अपने सभी फोर्सेज के अपने अपने डॉग ट्रेनिंग सेंटर हैं। प्रॉब्ली मेरे को पता नहीं है, सीएपीएफ ने शायद अपना ब्रीडिंग सेंटर खोल लिया, लेकिन पहले सभी आरबीसी पे डिपेंडेंट थे, अभी भी हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो सर एक ऐसे बोला जाता है कि जो घोड़े हैं वो पैसे वाले नहीं पाल सकते, किस्मत वाले पालते हैं। हाँ, क्या ये कह बात सकते हो, सच- बिल्कुल बात सच सही है, है? क्योंकि मेरी किस्मत है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हाँ और घोड़े विरासत में मिले। हाँ तो किस्मत की बात होती है। घोड़े विरासत में मिलते हैं, शौक विरासत में मिलता है। अच्छा, शौक भी विरासत। शौक भी विरासत में मिलता है जनरली। अच्छा। वैसे तो किसी को भी हो सकता है शौक। हाँ। तो शौक तो कभी भी डेवलप हो सकता है, और फिर आदमी की वो है, जुनून पे है कि भाई आपको कितना शौक है, उस पर आप किस हद तक जा रहे हो, क्योंकि घोड़ा रखना आसान नहीं है। हाँ यहाँ तो गांव है तो पल जाते हैं। हाँ। घास भी ये सब उगी हुई है तो घास खाते रहते हैं। हाँ हमें कुछ करना नहीं पड़ता। दाना जो है वो चना हो रहा है, जौ हो रहे हैं, सरसों हो रही है, और जई हो रही है, रेजिका हो रहा है, तो उसी से निकल जाता है। ग्रीन की कोई कमी नहीं है, घास खूब है, तो ऐसे पल जाते हैं। अगर शहर वगैरह में तो मुश्किल होती है, क्योंकि खरीदना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पे इकोसिस्टम है, हाँ। तो पल जाते हैं। फिर भी सर ऑन एंड एवरेज कितना खर्चा आ जाता है एक हॉर्स पे महीने का? जैसे गांव में रहते हुए कम से कम एक घोड़े पे महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये आ जाता है, 5,000 रुपये करीब। शहर में रखोगे तो वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो फिर शायद 30-40 पे चला जाएगा। हाँ, 15 के करीब चला जाएगा शहर में रखोगे तो। दाना दूना घास वगैरह मिला के 15-20 के करीब चला जाएगा। सर टेक केयर के लिए भी तो रखना पड़ता है। हाँ, वो भी रखना पड़ता है, तो वो लगा लो। तो मतलब खाने पीने का ही घोड़े का 10, मतलब मिनिमम भी रखोगे तो आप 10 से 12। तो और अगर आपने किसी को रख लिया कि भाई आपको 12,000 या 500 रुपये पर डे दे रहे हो, तो 15,000, तो 27 से 30 हज़ार रुपये एक घोड़े पे
खर्च होती है। कंजर्वेटिवली स्पीकिंग हाँ हाँ। इतना खर्चा आ जाता है। आपका जो सबसे फेवरेट जो ब्रीड है वो कौन सी है? फेवरेट ब्रीड जैसे यहाँ तो मारवाड़ी हैं, हाँ मारवाड़ी घोड़े हैं, बहुत टफ हैं और इस इलाके के ही हैं, हमारे राजस्थान के हैं और वॉर हॉर्सेज हैं ये हाँ। पुराने अरब और इंडियन काठवाड़ी, काठियावाड़ी और इसके मिक्स जो हुए अच्छा। लोकल ब्रीड बहुत पुराने टाइम से, मतलब ये बिफोर क्राइस्ट के टाइम की बात है, तब से जो ब्रीडिंग तब से, तो वो तब मारवाड़ी हॉर्स का जन्म हुआ इस तरीके से। और इसको राजाज हॉर्स बोला जाता है मारवाड़ी घोड़े को। अच्छा। हाँ, चेतक भी कहते हैं मारवाड़ी घोड़ा था हाँ। महाराणा प्रताप के पास में जो था। लेकिन घोड़े की ये होती है कि दोनों कान मिलते हैं, बहुत सुंदर होते हैं दिखने हाँ में। हाँ। दोनों कान ऐसे मिलते हैं आपस में और ज़्यादा हाइट भी नहीं होती है और छोटे भी नहीं होते हैं, मतलब मीडियम और साइज होते हैं, बट एक शेप अच्छी बहुत होती है। शेप अच्छी होती है और डेजर्ट के लिए बहुत सही होते हैं। अच्छा। डेजर्ट के लिए किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाते हैं, कम पानी पर रह जाते हैं और लंबी दूरी चल सकते हैं गर्मी के अंदर। तो ये काबिलियत होते हैं, क्योंकि घोड़सवार सेना अगर रवाना हो रही है, चल रही है और हॉट कंडीशंस में चलना है तो ये घोड़ा सबसे कामयाब है। फिर इंग्लिश थॉरोब्रेड जो कोर्सिका है, हाँ हाँ। वो भी अपने अडाप्ट कर गई बहुत बढ़िया। वो मतलब इतनी बढ़िया अडाप्ट कर गई कि मैं उसको लेके गया था ऊपर, जब मैं 81 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर रहा था, सब सेक्टर नॉर्थ लद्दाख, हाँ हाँ। काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी वो एरिया, तो -42 में रहती थी और मैं उसको काराकोरम पास 18,336 फुट हाइट है उसकी, वहाँ तक चढ़ा के लेके गया और सब जगह गई। जंस्कार पुणे जहाँ जाते थे उतनी मतलब चढ़ जाती थी उनके पीछे पीछे। हाँ हाँ। हाँ, लीड नहीं करती थी लेकिन उनके पीछे पीछे पहुँच जाती थी। हाँ। हाँ, गिरी भी बट सर्वाइव कर गई वहाँ पे, और यहाँ पे भी सर्वाइव कर रही है। फेवरेट ब्रीड तो मारवाड़ी रहेगी क्योंकि इजी टू मेंटेन और दूसरी थॉरोब्रेड। बाकी जो मैंने वार्म ब्लड्स वगैरह देखे हैं, थोड़ा छोटा मोटा राइड भी किया है कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए। आजकल वार्म ब्लड तो जो ड्रेसाज कॉम्पिटिशन्स हैं, जो शो जंपिंग है, इवेंटिंग है, उसमें आजकल जो है वो वार्म ब्लड जो यूरोपियन घोड़े होते हैं तो उनमें पावर ज़्यादा होती है। अच्छा, वो इंडिया में यूज लेने लग गए? इंडिया में आ गए, इंडिया में आ गए, हाँ इंडिया में अडॉप्ट कर गए। तो काफ़ी इंडियन राइडर्स ने मेडल्स लिए हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर। तो सर जो पोलो वगैरह में कौन से ज़्यादा यूज होते हैं? थॉरोब्रेड। अच्छा। थॉरोब्रेड रेसिंग में सारे थॉरोब्रेड्स हैं, कंप्लीटली थॉरोब्रेड, एंड पोलो इज आल्सो थॉरोब्रेड। पोलो पोनी होता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, छोटा होता है लेकिन एंडोरेंस अच्छा वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होती होता है। है। बर्स्ट एनर्जी मतलब शॉर्ट स्प्रिंट्स अच्छा। एंड कंटिन्यूस स्प्रिंट्स। पोलो के जो चक्कर चलते हैं हाँ हाँ। वो कंटिन्यूस में स्प्रिंटिंग होती है, गैलप गैलप गैलप, आपने देखा होगा। पिकअप अच्छा होता है। हाँ, एकदम 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 ब्रेक अबाउट टर्न गैलप, ब्रेक अबाउट टर्न गैलप, किसी भी डायरेक्शन में। सवार की नज़र फेरी और वो उधर घोड़ा मुड़ जाता है। हाँ। सवार की नज़र होती है बॉल पे, सवार ने देखा बॉल उधर गई, सवार की नज़र जानी है, घोड़े ने मुड़ जाना है। अच्छा। इतना इतना कोऑर्डिनेशन होता है। आपको लगाम की ज़्यादा नहीं, बस सवार की नज़र गई, बॉडी का मूवमेंट हुआ और घोड़ा पलटा और गैलप। उसको बॉल पता है, और वो जो एक्सपर्ट घोड़े होते हैं वो ऐसा रखते हैं कि वो बॉल, जैसे सवार ने राइट हैंड से वो शॉट ले रहा है, राइट हैंड से वो शॉट ले रहा है, तो घोड़ा आपको ऐसे एडजस्ट करके देगा कि वो बॉल आपको अपने हाथ के नीचे मिलेगी। घोड़े को पता है कि मेरे को कितना दाने बाएं रहना है। ये नहीं कि घोड़ा बॉल के ऊपर चढ़ के दौड़ रहा है, अपने आप तो इतने ट्रेन हो जाते हैं। तो सर आपने पोलो वगैरह आपने भी खेला? थोड़ा बहुत, नॉट प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेला। तो शौकिया तौर पे स्टाफ कॉलेज वगैरह में थोड़ा बहुत खेला है। छोटा भाई मेरा उसने प्रोफेशनल पोलो खेला है। अच्छा। तो इसमें सर जो लोग जैसे पोलो एक थोड़ा सा महंगा गेम बताते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या फ्यूचर है? मतलब कोई अगर जैसे पोलो खेलता है या एज ए कैरियर अपनाना चाहे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको? भारत में जैसे आपके ब्रदर खेलते हैं तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था। उसको आप महंगा गेम है और एक पोलो प्लेयर को कम से कम भी 6 घोड़े सस्टेन करने पड़ते हैं। 6 घोड़े एक पोलो प्लेयर को? हाँ, 6 घोड़े, 5 से 6, 4 या 6 घोड़े तो रखने ही पड़ते हैं, और तो उतना नहीं हो पाता है। तो जो लोगों के पास में वेयरविदॉल्स हैं या पोलो क्लब के मेंबर्स हैं तो वो लोग कर पाते हैं। इसीलिए मतलब ज़्यादा इसका पर्कुलेशन नहीं हुआ पोलो का, क्योंकि महंगा है, हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इसको। उनके पास में वेयरविदॉल्स हैं वही कर सकता है। घोड़े होने ही काफ़ी नहीं है, घोड़े उस काबिल होने चाहिए, और फिर उस तरीके की डाइट, उस तरीके की मेंटेनेंस, उस तरीके की ट्रेनिंग, तो उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। तो हर एक नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी पोलो। सर आप अपनी फिटनेस का राज बताओ, इसके पीछे क्या राज है? मैं तो एक टाइम खाना खाता हूँ,
एक टाइम खाना एक खाते हैं? टाइम खाता हूँ। सुबह या शाम में? शाम को मतलब सुबह गए रनिंग कर ली, जैसे उस दिन आया था हाँ तो रनिंग करी, उसके बाद वो एक कप चाय पिया, हाँ फिर पहुंच गए, जम चल रहे हैं, हाँ फिर जब जम खत्म हो जाते हैं हाँ। तब खाना बनाया और खा लिया। अच्छा। हाँ, मिलेट को बॉईल किया, हाँ सब्जी वगैरह को बॉईल किया, हाँ उसके बाद घी, देसी घी में उसको मसाला के साथ में थोड़ा सा चला लिया हाँ। और खा गए, वापस हो गए। तो यही ये मेरी अराउंड डाइट है। कितने बजे खाते हो ये? 6:30-7 बजे शाम को। अच्छा 6:30-7 हाँ। बजे। अब जैसे घर पे हूँ तो एक टाइम मील खाऊंगा, अब तुम लोगों के साथ में खाऊंगा, हाँ हाँ जब अपन ब्रेकफास्ट करेंगे, बस उसके बाद नहीं कुछ भी। हाँ। चाय जरूर पी लेता हूँ, हाँ चाय जरूर पी लेता हूँ। तो सर ये वही है। कितने सालों से फॉलो कर रहे हो सेम डाइट? बीच चेंज होती रही है मेरी, बट ये जो डाइट चल रही है कम से कम लास्ट 2 साल हो गए। 2 साल से सेम 2 चल रहा साल है? से चल रहा है। तो सर डाइट में क्या क्या और क्या बदलाव करते हो? जैसे मिलेट्स तो आपने बताया। हाँ, मिलेट है, बाकी बॉइल्ड वेजिटेबल सब कुछ डाल के एक साथ बॉईल कर लेते हैं और हाँ। उसको फिर उसको अपना घी के ऊपर चला लेते हैं, हम्म थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के, तो इट बिकम्स टेस्टी। हम्म बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि ये डाइट खाओ, ये खाओ, ये इतना वो, कोई गिनती नहीं है। एक टाइम बस खाना खा लिया, दैट्स इट, और बढ़िया चल रहा है। पहले जो गांव में सिस्टम था 2 टाइम, और आप देखो मैं पुराना याद करता हूँ तो सब लोग बिल्कुल फिट, एकदम फिट, कोई मसल, कोई फैट नहीं, हाँ हाँ और बिल्कुल 6 पैक हुआ करते थे। अब सबकी तोंदें निकली हुई हैं, क्योंकि अब एक्सेस में ब्रेकफास्ट, खा अब रहे हैं। ब्रेड भी खा रहे हैं हाँ। और दिन भर खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी पी रहे हैं। अब देखो कहीं पे भी हर जगह वो फैंटा की और कोका कोला की बोतल अवेलेबल हैं, हाँ। और आजकल तो अमेजन चल गया था, अमेजन पे हमारे गांव में सामान आता है खूब, तो अभी बदल गया है। तो अब हर दूसरे आदमी को पेट के साथ देखोगे, थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है हर एक का। और प्लस इसका एक और भी हो गया कि पहले वर्कआउट भी ज्यादा था, वर्कआउट था, अब वो अब भी नहीं मिस हो है। गया। हाँ, तो पहले ये जो जमीन जोतनी होती थी, ये हालों से, ऊँटों के पीछे हाल से जुतती थी, बैलों से जुतती थी, दिन भर किसान हाल चलाता था या और 2 टाइम खाना खाता था, मार्केट भी जाना है तो खुद सामान लेके आओ। पैदल पैदल एवरीथिंग। हाँ, अब तो सब कुछ घर पे आता है, तो फर्क है। तो उसको हेल्दी रखनी बॉडी, तो आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको वही ट्रेडिशन में जाना पड़ेगा कि 2 टाइम ही खाओ, स्नैकिंग मत करो और एक्सरसाइज करो। कि आप वर्कआउट कितना करते हो? वर्कआउट भी कोई ज़्यादा नहीं, मतलब मैं सुबह, जैसे उस दिन अपन दौड़ के आए 2 चक्कर, तो 2.74 का एक चक्कर है वो, तो 5.4 5.5 किलोमीटर्स एवरी डे। और जब जंप्स होते हैं, मान लो जंप नहीं है तो 8 किलोमीटर से 8 से 10 किलोमीटर, और उसके बाद में थोड़ा सा कोर एक्सरसाइज जो अपन ने करी थी उस दिन, हाँ उसमें वो वाइपर है, बोसू बॉल है, प्लैंक्स हैं, थोड़ा बहुत पंचिंग, किकिंग और पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स, बस। और उसके बाद जंप शुरू होता है। जंप भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है कि आप स्टूडेंट को तैयार कर रहे हो, ट्रेनिंग करा रहे हो, वो आर्च बना रहे हैं, उसके बाद में फिर आप उसको लेके जा रहे हो, फिर जंप कर रहे हो, जंप करके वो पोजीशन बन रही है, और कंटिन्यूस फिर नीचे आके पैराशूट समेट रहे हो, 20-21 किलो का पैराशूट उठा के लेके भाग के पैराशूट ड्रॉप कर रहे हो, फिर दूसरा पैराशूट पहन रहे हो, लगातार वो कार्रवाई चल रही है, तो वो भी काफ़ी तगड़ी एक्सरसाइज है। हाँ, तो वो भी वर्कआउट है अपने आप में। और फिर यहाँ गांव में आता हूँ तो रनिंग, सुबह दौड़ लिए और फिर राइडिंग कर ली, तो राइडिंग में बेयर बैक करता हूँ कोर्सेगा के ऊपर, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और थोड़ा बहुत ये TRX जो लटका हुआ है, ये भी कोर है। अच्छा, एक TRX है। हाँ, ये TRX है। आपकी नज़र में एक जो गुड राइडर है, किसको मतलब बोलेंगे आप कि ये गुड राइडर है? गुड राइडर वो होता है जिसको राइडिंग करनी आती हो और घोड़े का सारा काम करना आता हो, कि घोड़े को चारा कैसे डालना है, घोड़े को नहलाना कैसे है, घोड़े की देखभाल कैसे करनी है, घोड़े को क्या क्या मेंटेनेंस बेसिकली, कि घोड़े को बीमार कैसे ना होने दें, तो घोड़े के साथ में क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं वो सारा पता हो, घोड़े को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना, IV लगाना, ये सब आना चाहिए, खुर की मेंटेनेंस करना, खुर की सफाई करना। खुर की मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू, हाँ, वो नाखून की तरह हो गया है ना, नाखून की तरह होता है वो। हाँ, तो और खुर अगर ठीक नहीं है तो घोड़ा खराब है, तो वो आपको आना चाहिए। तो और राइडिंग, तो घोड़ा, हॉर्समैन वो होता है जिसको घोड़े का A to Z पता हो, तो वो, उसको मैं अच्छा राइडर मानता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ राइडिंग कर ली और बाकी कुछ आता नहीं है। हाँ, घोड़े की सैडलरी जो है, टैक, वो लगानी कैसे है, पहले तो लगानी कैसे, उतारनी कैसे है, फिर उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, चमड़े जो है उसको आपने कैसे मेंटेन, कैसे क्लीन करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सारा एक जो हॉर्समैन है उसको आना चाहिए, तो उसको मैं अच्छा राइडर मानता हूँ। और सर ये जैसे उसको कंट्रोल करने वाली जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग का क्या रहता है? हाँ, तो उसमें वो तो आपको जैसे बेसिक से शुरू होती है, वॉक से शुरू होता है, वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप,
3-4 चालें होती हैं, तो उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। घोड़ा जो है वो आप पावर से नहीं चलाते हो, ताकत से नहीं चलाते हो, नहीं कोई ग्रिप से चलाते हो। घोड़ा चलता है हड्डियों से, मतलब आपका जो हड्डियों का जो मूवमेंट है, आपके शरीर का जो मूवमेंट है, वो घोड़े के मूवमेंट के साथ में मिल जाना चाहिए। तो कोई पकड़ना नहीं है, कोई ग्रिप नहीं करनी है। आपका मूवमेंट ऐसा है कि आप घोड़े का जो मूवमेंट है, आपके शरीर उस मूवमेंट को अब्जॉर्व करता है और आप राइडर बन जाते हो। जहाँ आप उसके अगेंस्ट में काम करते हो कि आप ताकत लगा रहे हो और आप ऐसे ग्रिप कर रहे हो और शरीर को टाइट कर रहे हो, तो आप नहीं, मतलब अच्छे राइडर नहीं बन सकते। जो भी अच्छे राइडर देखना, उनका शरीर जो है वो हिलता नहीं है घोड़े के ऊपर से, चाहे घोड़ा कुछ भी कर ले, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो शरीर का जो मूवमेंट है वो इतना लचक होता है, वो घोड़े के मूवमेंट के साथ में अपना शरीर का मूवमेंट होता है, वो एक तरीके जैसे लहर होती है, उस हिसाब से वो चलता है, तो वो अच्छे राइडर होते हैं। सर इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जो घुड़सवारी होती है ना, वो इक्वल टू ब्यूरोक्रेसी होती है। कैसे? अगर घोड़े का घुड़सवार अच्छा है, हाँ, तो वो घोड़े को इजीली कंट्रोल कर सकता है। हाँ, घोड़े को पता चल जाता है उस पे बैठते ही कि मेरा घुड़सवार कैसा है। हाँ, हाँ, जैसे हम पैर से कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे उसको वो सीट लगते ही बता देगा। हाँ, सीट लगते ही पता चल पता जाता लग है। जाएगा, हाँ। तो सिमिलरली क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी को भी पता चल जाता है कि उनका जो लीडर है वो कैसा है, और उनको पता चल जाता है कि लीडर अच्छा नहीं है, तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं, और उनको पता चल जाता है कि भाई लीडर अच्छा है, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी भी टाइट रहती है। सब जगह यही है, मतलब जो कमांडर जो है, जो लीडर है, वो अगर खुद ही सब चीज़ में अच्छा है, खुद आगे बढ़ के सब काम कर रहा है और खुद ही बहुत एफिशिएंट है, ईमानदार है और कमिटेड है, तो उसकी जो टीम है वो भी वैसी ही होगी। यस। तो एग्जाम्पल देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसानों को खड़ा कर दिया। उससे पहले तो नहीं हुआ कुछ, छोटे मोटे रेजिस्टेंस चल रहे थे, हर जगह पॉकेट्स में चल रहे थे, लेकिन वो एक खड़े हुए क्योंकि लीडरशिप अच्छी थी उनमें, और खुद आगे बढ़ के रिस्क लेने की काबिलियत थी। तो देखो क्या मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ और क्या चैलेंज लिए। इसी तरीके से अपने यहाँ के एग्जाम्पल्स ले लो आप, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले लें, महाराणा सांगा का एग्जाम्पल ले लें, महाराजा सूरजमल का एग्जाम्पल ले लें, तो वो लीडरशिप ही थी। तो लीडरशिप है तो टीम बढ़िया है, तो वो किसी भी चैलेंज का सामना करेगी, और अगर लीडरशिप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वही राइडर अगर अच्छा है तो घोड़ा भी अच्छा बन जाता है, और राइडर नहीं है तो घोड़े को पता लग जाता है कि ये तो नहीं इसके मतलब, तो वो अपनी मनमानी करता है फिर। घोड़े का तो ये है कि घोड़े की पीठ एक तरीके से अगर आप बैठ गए तो वो ये एक तरीके से योग है। घोड़े की पीठ पे बैठ के आपको कुछ और विचार नहीं आएंगे, जैसे तू आज बैठा था, कोई और विचार आए नहीं आ सकते, टोटली फोकस्ड। हाँ, फांसी भी अगर लगने वाली होगी ना, तो फांसी का भी कि भाई तेरे को 1 घंटे बाद फांसी होने वाली है, और तेरे को उससे पहले घोड़े के पीठ पे बिठा दिया, तो तेरे को फांसी का फंदा याद नहीं आएगा। घोड़े की पीठ इतना तगड़ा योग है वो। तो सर इसको तो फिर एक तरीके से हम मेडिटेशन बोल सकते हैं। मेडिटेशन बहुत तगड़ा मेडिटेशन है, घोड़े की पीठ बहुत तगड़ा मेडिटेशन है, बहुत अच्छा मेडिटेशन है घोड़े की पीठ। घोड़े की पीठ पे बैठ जाओ, आपको कुछ याद नहीं आएगा। कोई आपका मतलब परेशानी चल रही है, कहीं दिमाग में कोई समस्या चल रही है, कुछ ध्यान नहीं आएगी। घोड़े की पीठ से उतरने के बाद ही ध्यान आएगी। पीठ पे बैठे हो कुछ नहीं ध्यान आएगा, सिर्फ घोड़ा। ये तो मैंने भी फील किया सर, फील किया, सब कुछ भूल गए मैं उस दौरान। तो ऐसे ही है घोड़े की पीठ के। मेरे 1-2 क्वेश्चन थे मैं जो मैंने सोचे थे कि सर से मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, लेकिन उस दौरान वो भी मतलब दिमाग में नहीं आ रहे थे घुड़सवारी के दौरान। ये कुर्सी का बैक हो रही है। सारा फोकस वही था कि बस कंट्रोल में रखना है। तो सर आज तो मतलब आपकी घोड़ी भी मतलब गिर गई। हाँ, तो वो हीट में। अच्छा। घोड़ी जो है बायोलॉजिकल इनका जो साइकिल होता है, हाँ। तो अभी वो रिप्रोडक्टिव साइकिल किक इन हो रखा है, तो उसमें वो हीट कहते हैं, हीट में आना। तो उसमें मतलब ये मीटिंग का टाइम होता है, तो जब मीटिंग का टाइम होता है तो जो है सेंसर्स वो उस डायरेक्शंस में है, तो एंग्शियस है, और उसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर हम तो और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो सेंसिटिव हो रखी है, और मैं उसके ऊपर बाल पकड़ के और काठी पे चढ़ा तो एकदम से वो घबरा गई और पीछे हट के वो गिर गई नीचे। उसका माइंड सेंटर में नहीं था। माइंड सेंटर में नहीं था। तो मतलब उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो सिग्नल्स वो इतने स्ट्रांग होते हैं, हाँ। कि वो बाकी सारे जो कमांड्स हैं उसको ओवरलुक कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ऐसी जगह पे पूरे जो आवाज़ कर रहे हैं ये घोड़े, तो ये उसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि वो हीट में। अच्छा। वो आवाज़ कर रही है तो जो नर है वो भी आवाज़ रिप्लाई दे रहा है। हाँ। और जब हम चल रहे थे तो इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई पीछे रखना। हाँ, तभी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था। जैसे वो दूसरा वाला घोड़ा है बादल, वो तो मतलब राइडर
कई बार ऐसा हुआ है कि राइडर बैठा है और घोड़ी हीट में है, हमें ध्यान नहीं रहा और वो राइडिंग के टाइम में ही वो माउंट हो जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन हुई है, बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई। हाँ हाँ, तो इसीलिए मतलब, और ये थोड़ा सा आज मामला ट्रिकी था, बट हमने मैनेज कर लिया। हाँ। क्योंकि पहले थोड़ा काम लगाया, थोड़ा सा हाँ। काम किया, उनको थोड़ा सा नॉर्मल किया, नॉर्मलाइज किया, विनोद लेके आया घोड़ी को और फिर नॉर्मलाइज करके फिर अपन चले। और फिर भी मामला ट्रिकी था, बीच में तेरे को हाँ, हुई हाँ। दिक्कत। हाँ 2-3 बार दो मेरे तीन को बार गिराने की कोशिश की। कोशिश करी और पीछे हुई वो। बट फिर जब आप खुद काम होते हो और उसको बोलते हैं, थोड़ा सा आप उसको तसल्ली देते हो, तो वापस सेंसेस में आ जाती है वो। बाकी घोड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई सर लेकिन आप वाला जो घोड़ा है वो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, जैसे जो आपकी एक पर्सनैलिटी है ना, मतलब एक लाइक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर वैसे ही वो भी वो वाली लग रही थी। वो नर है। Personality। स्टालिन की अपनी एक ईगो होती है, अच्छा। अपना एक गेट होता है, अपना एक क्या कहते हैं कैरेज होता है स्टालिन का। वो मतलब वो प्राउड, हमेशा प्राउड चलता है वो, प्राउड के साथ। गर्दन मोड़ के एकदम बिल्कुल। हाँ। वो नर है, जैसे जैसे बब्बर शेर नहीं होता, बब्बर शेर को देखोगे तो वो बब्बर शेर है, उसको देखते ही लगता है कि हाँ ये भाई बब्बर शेर है। तो ऐसे नर घोड़े जो होते हैं उनका अपना एक गेट होता है, अपना एक कैरेज होता है, अपनी एक ईगो होती है। तो वो है, तो जैसे बोलते हैं ना, जब अगर आपने राइडिंग करनी है तो यू आस्क ए मेयर, टेल ए गेल्डिंग इज कैस्ट्रेटेड हॉर्स एंड डिस्कस विद स्टालियन, कि आप स्टालियन से डिस्कस करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो पहले उससे उसके बाद वार्तालाप करो। हाँ। उसको समझाओ, फिर वो समझेगा, वो मानेगा, तब आप चलोगे। उससे आप लड़ नहीं सकते। बिना डिस्कस किए नहीं चल सकते। 500 किलो के घोड़े से आप लड़ नहीं सकते। तो सर ये चेतक था ना, चेतक लीन। हाँ, लीनेज वो मारवाड़ी नस्ल जो है वही लीनेज है। तो सर ये कितने साल हो गए इसको आपके पास में? इसकी उम्र हो गई है मेरे ख्याल से 19। अच्छा। 19 साल और आपके पास कितने सालों से? तब हमारे पास ही बचपन से। अच्छा। हाँ, बचपन से ये आ गया था हमारे पास में, कोई 5-7 महीने का, 7-8 महीने का। अभी तक आपने मतलब कुछ ऐसी यहाँ पे ब्रीड वगैरह? हाँ, कुछ ये है अच्छा? ना बच्चे हैं। हाँ। ये चांदनी है और वो कोयल हाँ। और सुदामा, ये सब यहीं के बच्चे हैं। हाँ। कुछ एक बच्चे वो बेच दिए। हाँ, तो इस तरीके से कोई ऐसा कोई खास बिजनेस नहीं है, बट घर की राइडिंग का काम निकलने के बाद अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर बेच देते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा बिजनेस में नहीं है हम लोग की ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये चीज मेरे को काफी वो लगी कि एक जो आपकी जो घोड़ी है बचपन से अंधी पैदा हुई, और जो अभी तक आपने उसको रखा हुआ है। हाँ, तो वो रहेगी। हाँ। अब क्या, वो तो रहेगी। मतलब यूजुअली कई लोग होते हैं जैसे भाई ये अब अंधी है तो इसको निकाल देते हैं। नहीं, वो तो रहेगी। वो तो यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो वो तो वैसे ही रहेगा। एक घोड़ों से ऐसे लगाव वैसे ही होता है जैसे बच्चे से होता है, तो वो तो रहना है, रहेगा। और वो अच्छी बन भी जाएगी, उसको हम राइडिंग में भी ले आएंगे। अच्छा। लंजिंग से तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। तो चलेगी। और फिर राइडर की तो आंखें हैं। हाँ। तो अब इसको ऐसा ट्रेन करेंगे कि राइडर की आंख से चलेगी। अच्छा। हाँ, चलेगा घोड़ा, देखना तो आएगा अभी थोड़े दिन बाद। साल अभी जैसे 3 साल की होगी तो इसको लगाना, गाठी लगाना शुरू करेंगे, फिर राइडर की आंख इसकी आंख हो जाएंगी। अच्छा। तो सर कभी कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा है कि जैसे किसी घोड़े से आपको खूब लगाव हो गया हो और फिर वो अचानक इस दुनिया में नहीं रहा? मैं आर्मी में था तो हम वहाँ पे, मेरा राइडिंग स्कूल था वहाँ पे, तो वहाँ पे घोड़े वगैरह लेके आए। तो यंग एक घोड़ा था, तो उसको मैं ही मतलब हमने शुरू किया था वहाँ पे, तो उसको लेके आए, फिर वो रहा। और एक जंप में उसकी इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई, और वो रिकवर नहीं कर पाया। खूब कोशिश करी तो चला गया वो। भयंकर ब्लीडिंग वगैरह सब ने रोकने की कोशिश करी, रोकी भी। और अब वो इतना ज़्यादा इंजरी थी कि कुछ भी डॉक्टर्स नहीं कर पाए, और धीरे धीरे डिटेरियोरेट होके फिर वो चला गया। तो उसमें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छा घोड़ा था और बहुत ही जैसे कोर्सिका नहीं है, वर्ड ऑफ कमांड पे चलने वाला, वैसे था। तो ऑल ऑफ अ सडन तो काफ़ी दुख होता है। वो तो हो ही जाता है, अटैचमेंट तो हो जाता है। और ये तो ऐसा अटैचमेंट होता है कि मतलब घोड़ा तो ऐसा जानवर है कि आपके लिए, जैसे अब जो पुराने घोड़ों की आप पढ़ते हो, जैसे अमर सिंह राठौड़ की कहानी पढ़ोगे तो आगरा किले से उनके घोड़े ने छलांग लगा दी उसको लेके। अच्छा। हाँ, तो जब उन्होंने उसको मारा सलावत खान को, उसके शाहजहाँ से कुछ कहा सुनी हुई, सलावत खान से कहा सुनी हुई, तो अमर सिंह ने सलावत खान की गर्दन उड़ा दी। और उसके बाद में वो पूरी फौज पीछे पड़ गई उनके। तो घोड़े, वो आगरा के किले के ऊपर घोड़ा दौड़ाते हुए, और वो ऊपर से कूदा है घोड़े को, और नीचे खाई होती है बड़ी, वो खाई क्रॉस करके गिरा, सवार सैफ, घोड़ा डाइड। अच्छा। तो घोड़े की वफादारी है।
हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब घोड़े को पता है कि अगर मैं यहाँ गिरूंगा हाँ तो अब मेरी तो मौत है, हाँ घोड़े को मालूम है। और अगर मैं रुक जाऊं, सवार को गिरा दूं, मैं भाग जाऊं, हाँ तो क्या है, घोड़ा अगर 500 किलो का घोड़ा ये डिसाइड करे कि मैंने सवार को गिराना है, तो सवार नहीं रह सकता उसके ऊपर, चाहे कितना ही स्ट्रांग सवार हो। आधे टन का जानवर अगर ये डिसाइड करे कि मैंने सवार को गिराना है, तो सवार गिराएगा। अब तुम देखो कि वो गलप करते हुए आ रहे हैं, सामने खाई है, खाई भी ये नहीं कि कोई 5 फुट की खाई है, 150 फुट की खाई है, किले की प्राचीर है, उसके आगे एक बहुत बड़ी खाई है, और फिर वो खाई कूदनी है। मालूम है घोड़े को मेरी मौत है, लेकिन स्वामी भक्त इतना कि लेके गया, और गिरते ही खत्म। अमर सिंह बच गए, लड़ाई हुई उसके बाद काफी वो लड़ाई कैसे चली। बचे सर? बच गए क्योंकि घोड़ा ले गया, शौक तो घोड़ा ले गया ना। हाँ हाँ हाँ, घोड़ा टिका नीचे। हाँ, अच्छा तो घोड़ा, और घोड़े ने ले लिया शौक, हाँ, और अमर सिंह रोल कर गए, ओके और वो बच गए। अमर सिंह राठौड़ हमारे इधर के नागौर के राजा थे। अच्छा और कहानी पढ़ना, और वहाँ जहाँ पे वो घोड़ा मरा है उसकी आज मूर्ति है वहाँ आगरा किले के बाहर। अच्छा हाँ, अच्छा बड़ी वो उनकी फेमस कहानी मूर्ति है। हाँ, और ऐसे ही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उनको लेके दौड़ा, वो घायल थे पूरी तरीके से, चेतक भी घायल था, नदी कूदी उसने, कूदते प्राण निकल गए, मतलब गिर गया नीचे, लेकिन प्रताप को बचा गया। तो और ये तो बहुत वफादार होते हैं। तो अब जैसे ये कोर्सिका है, ये इससे पहले एक घोड़ी थी केसर, तो ये विनोद उसको लेके जा रहा था कहीं पे, विनोद बैठा हुआ था, और तो सडनली नीचे किसी से कहासुनी हो गई, रास्ते में कुछ हुई बात विवाद, कुछ हो गया, तो वो उसके पास में लाठी थी, तो वो विनोद को मारने के लिए आया, घोड़ी भागी, पकड़ा उसने, घोड़ी ने पकड़ लिया उसको, भागा हुआ आदमी लाठी छोड़ के। अच्छा उसको पकड़ लिया घोड़ी ने, आदमी मतलब मजाल की इसको हाथ लगा दो, कोई अभी भी हाथ नहीं लगा सकते, अभी घोड़ों के सामने इसको हाथ लगा दो, घोड़े अपने ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही कोर्सिका, तो वहाँ पे मैं पीटीएस में था, तो कमांडर था वहाँ पे, तो मेरे साथ थी, तो मैंने एक रख रखा था लड़का ग्रूम, उसको देखभाल करने के लिए, तो वो उसको चारा वगैरह डालता था, सब कुछ करता था। तो क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल गुम गई, तो वो भाग के गया बॉल ढूंढने के लिए, बॉल नहीं मिली, तो बाकी जो टीम थी वो भी बॉल ढूंढने उसके ऊपर चढ़ गए, मतलब बॉल ढूंढने के लिए ना। इसको लगा कि इसको पीट रहे हैं, गलत करती हुई भागी, एकदम भीड़ पे हमला, उसने गर्दन पकड़ी, नहीं तो ये काट रही थी लोगों को, उसको लगा कि इसको पीट रहे हैं। तो ऐसे वफादार होते हैं। तो सर कुत्तों से भी ज्यादा वफादारी मानी जाती है? हम इक्वल। और वो कहते हैं ना कि डॉग में भी मैंस बेस्ट फ्रेंड, बट हॉर्स रोट द हिस्ट्री। इतिहास तो घोड़े की पीठ पे लिखा गया है। तो ये है, तो घोड़े की तो। सर अभी भी कोई आपका ड्रीम वो है, ड्रीम ब्रीड या ड्रीम हॉर्स जो आप अभी अपने पास लेके आना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कोर्सिका बढ़िया है, ये घोड़े अच्छे हैं। अच्छा, मैं तो शौकिया राइडर हूँ। हाँ। रियल जो चैलेंज है वो क्या होता है राइडिंग के दौरान? देखने में इजी लगता है हर किसी को। तो घोड़े से आपका कनेक्शन करना पड़ता है आपको, वो चैलेंज होता है। तो घोड़े के साथ में आपका तालमेल जो बिठाना है, ये रिलेशनशिप जो नहीं होती, ये रिलेशनशिप ही है। तो घोड़े के साथ में आपकी रिलेशनशिप बिठाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये वैसे भी होता है, रिलेशनशिप में चैलेंज ही होता है। घोड़े के साथ भी वही होता है, रिलेशनशिप अच्छी बैठ गई तो बढ़िया राइडर, बढ़िया परफॉर्मेंस। जहाँ रिलेशनशिप बिगड़ गई, कुछ कर लो, नहीं हो सकता। सर ये जो बिगिनर्स होते हैं वो मतलब मेजरली क्या गलती करते हैं राइडिंग के दौरान? एक तो डरने लग जाते हो, आप डरते हो तो जो आपका डर है वो घोड़े में ट्रांसफर हो जाता है। घोड़े को पता है कि डर रहा है ये, और पता चल जाता है, बैठते ही पता लग जाता है। घोड़े पे हमेशा रिलैक्स होकर बैठना है, काम माइंड से बैठना है। और फिर घोड़े के साथ में जब वो जो इंस्ट्रक्टर सिखा रहे हैं, जिस तरीके से बॉडी घोड़े की चाल के साथ में तालमेल बिठाना है, तो वो तालमेल बिठाना है। हार्ड रिजिड नहीं होना है, फ्लूइड मूवमेंट होते हैं, फ्लूइड मूवमेंट। ताकि क्योंकि अभी जैसे बच्चे को गोदी में ले लो और बच्चा टाइट हो जाए, एकदम टाइट हो जाए और ऐसे ठप ठप करके गिरे, तो आप उसको अपने ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो ये घोड़े के पीठ पे आप बैठ गए, अगर आप 80 किलो का आदमी और ऐसे धड़ 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 करके गिर रहा है, तो घोड़ा हो जाएगा यार ये क्या आदमी है, फटको इसको नीचे। ये सर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। कई बार बच्चे को वैसे से गोद में लेते हैं ना, और वो नहीं आना चाहता, कभी ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, कभी उल्टा हो रहा है, कभी सीधा हो रहा है, नीचे चलो नहीं, है ना। तो यही घोड़े का होता है, घोड़े का सेम है। अब आप बैठे हो, आपने चाल मिला दी, स्मूथ, घोड़े को कोई झटका नहीं लग रहा, ना मुंह के ना तो मुंह का झटका लग रहा है, ना पीठ पे झटका लग रहा है, तो बढ़िया चलेगा। और जहाँ
डर गए, लगाम में खींचनी शुरू कर दी, मुंह पे झटका लग रहा है और उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे गिर रहे हो, तो वो थोड़ी देर तो सहेगा, उसका बोलेगा नीचे करो भाई, ये क्या है, क्या बैठ गया मेरे ऊपर, पटक देगा नीचे। आम इंसान को मतलब हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? मैं योग है जो मैंने बताया ना, बिल्कुल एकदम घोड़े की पीठ पे बैठ जाओगे तो आप योग, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, योग तुरंत लग जाएगा। ध्यान अवस्था में आप तुरंत आ जाओगे। आप किसी और दूसरे की चीज के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए तो एक तो ध्यान, दूसरा आपकी एक बहुत अच्छी कोर एक्सरसाइज है ये, दूसरा आपको माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन विद समवन एल्स, घोड़े के साथ में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप बैठानी पड़ेगी, आपको विनम्रता आएगी कि आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। 500 किलो का है, वो आधा टन है, ठीक है, तो आपको उसको कमांड भी करना है। एक पावरफुल आधा टन, कई घोड़े तो 700-700 किलो के होते हैं, उतने पावरफुल जीव पे आप बैठे हो, हॉर्स पावर पे बैठे हो, और आप उसको कमांड कर रहे हो। आपकी हैसियत क्या है? आपकी ताकत है कुछ भी नहीं, आपकी कोई बिसात नहीं है घोड़े की पावर के आगे। एक लात टिक जाए ठीक से, आदमी वहीं मर सकता है। एक लात अगर टिक गई छाती में ना, छाती क्रश हो जाएगी, इतनी पावरफुल लात होती है। एक अगर सिर में पड़ गई, आप तुरंत खत्म हो जाओगे, सही पड़ गई तो आप उसके साथ में, आप उसको लीड तभी कर सकते हो जब आप उसके साथ में अच्छी आपने तालमेल बिठा लिया, आप विनम्र रहे, आपके हाथ सॉफ्ट रहे, आपने तालमेल बिठा लिया, आपका जो माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक रहा, आपकी बोली विनम्र रही, तो आप उसको लीड कर सकते हो। तो आपको लीडरशिप सिखा रहा है घोड़ा। और टीम में आपसे स्ट्रांग भी कोई पर्सन है तो उसको भी कैसे लीड करना है, कैसे लीड करना, घोड़े के सामने आपकी बिसात नहीं है कुछ, पर फिर भी घोड़ा आपकी बात मान रहा है, तो वो आपकी लीडरशिप है। तो वो लीडरशिप डेवलप होती है वो। और फिर एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, मतलब आप घोड़े की पीठ पर अगर आपने तालमेल बिठा दिया, तो आपकी कोर एक्सरसाइज बिना किसी मुश्किल ये कर रहे हो, मतलब आप ना जोर लगा रहे हो और वो कहते हैं ना वो टिल फेलियर लेके जा रहे हो, वो कुछ नहीं, अपने आप आपकी इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर। उस टाइम तो याद भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता, और मजे मजे में एक्सरसाइज होती है, आपको मालूम नहीं पड़े 1 घंटे में आप ऐसा बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। इवन 45 मिनट्स में भी इतना तगड़ा पसीना आ जाता है। बढ़िया। अभी देख, अभी घूम के सिर्फ वॉक करी हमने, उसमें भी आ गया होगा, तो एक्सरसाइज होगी। और इसमें जैसे घोड़े की तालमेल बिठाने के लिए हम साथ में खड़ा होना पड़ता है, मतलब तो थोड़ा ऊपर होना पड़ता है ना, स्क्वाट्स हो गए एक तरीके से, घोड़े पे स्क्वाट्स हो गए। अराउंड 30 मिनट्स में भी हम काफी कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो कोर, और वो पूरी कोर एक्सरसाइज होती है। 1 महीने किया था, उस दौरान मेरा 2 किलो वजन कम हो गया था। अभी भी करो, बढ़िया होगा, तो बेस्ट एक्सरसाइज है हॉर्स राइडिंग। तो सर एक जो जैसे खुर की जो आप बात कर रहे थे ना कि उनकी मेंटेनेंस होती है, तो मेरे को एक चीज याद आई कि जो घोड़े, उसको नाल बोलते हैं क्या, जो एक नीचे वो लगाते हैं? हाँ, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो किसी घोड़े के लगी हुई है और वो फिर अगर गिर जाती है तो वो मतलब लोग घर में लटका लेते हैं, रख लेते हैं, उसको शुभ मानते हैं। ऐसा क्या है ये, मतलब सच में ऐसा होता है? तो घोड़ा तो मतलब पुरातन काल से अपना जीवन का पार्ट रहा है। और घोड़ा शुभ माना जाता है। इतिहास हमने घोड़ों पे लिखा, बॉर्डर हमारे घोड़ों पे बने, उसके बाद में जो डेली का मूवमेंट था वो घोड़ों पे था, सामान घोड़ों पे आता था, सब कुछ घोड़ों पे था। और अश्व जो था वो एक, जैसे दशहरा वगैरह पे जो शस्त्र पूजा होती है उसमें घोड़े का भी, घोड़े पे तिलक लगाया जाता है, घोड़े की पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा होती है, तो वो एक शुभ प्रतीक है हमारे लिए। और जैसे खड़ाऊ नहीं रखते हम, खड़ाऊ चप्पल होती है, खड़ाऊ बोलते हैं, तो साधुओं की खड़ाऊ रखी जाती है, उसको पवित्र मानते हैं। तो ऐसे ही घोड़े की जो एक तरीके से खड़ाऊ कह लो, जो नाल है उसको पवित्र माना जाता है कि इसको रखोगे तो ये जो भी मान्यता है कि घर में शुभ होता है, घर में कुछ अशुभ नहीं हो सकता। घोड़े की नाल आप लगा कर रखो, ये उसका, क्योंकि घोड़े के साथ में इतना सब कुछ शुभ जुड़ा हुआ है। जैसे गाय का महत्व है, वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में घोड़े का महत्व है। अब नहीं, कम हो गया, बट ऐसा ही था। ऐसा सर, ये कम क्यों हुआ? तो मशीनें आ गई, तो जैसे गायों का भी महत्व कम हो गया, बैल कहाँ चले गए, भी है ही नहीं, है ना, तो मशीनें आ गई, तो उस कारण से कम हो गया। अदरवाइज पहले तो घोड़े के बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। और अभी भी पहाड़ों में लड़ना है तो घोड़े के बिना संभव अभी भी नहीं है। अभी भी जो हाई एल्टीट्यूड की जो लड़ाई है उसमें सारा सामान वगैरह जो है वो घोड़ा लेके लेके जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी घोड़े आ जाएंगे, क्योंकि आदमी के बस की बात नहीं है उतना सामान उठा के ले जाना, नहीं मशीन के बस की बात है, लेकिन घोड़ा लेके जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे जंस्कार पुनीस की। सर इसमें आजकल जैसे अभी हम जो शुभ की बात कर रहे थे ना, नाल की, बहुत ज्यादा स्कैम भी चल रहा है। जैसे आप देखेंगे जयपुर में या अलग अलग शहरों में, जैसे क्या करते हैं कि वो एक घोड़ा लेके बंदा चल रहा होता है, और फिर जैसे उसको दिखता है कि कोई अच्छी गाड़ी वाला कोई बंदा आ रहा है, तो उसके पास में जाएंगे और नीचे से चुपके से ऐसे
उस नाल को डाल देते हैं। हाँ अच्छा हाँ, फिर ये दिखाते हैं कि ये अभी चलते हुए इसकी गिरी है, अच्छा ठीक है, आप लेना चाहोगे इसको, हाँ हाँ मतलब ये शुभ है तो सबको अच्छा, पता है कि ये हाँ, शुभ में है। हाँ हाँ फिर वो ऐसे हाँ आप अच्छा, किस्मत, हाँ उसको बोलते हैं कि आप हाँ किस्मत वाले हो, हाँ हाँ कि आपके सामने ये गिरी है हाँ तो हाँ आप ये ले लो। अच्छा तो ऐसे करके हाँ फिर वो उसको बेच देते हैं। अच्छा तो काफी ज्यादा ये स्कैम चल रहा है। कई लोगों को तो पता है, हाँ जो नए नए होते हैं अच्छा उनको नहीं पता होता। हाँ तो दिन में वो 5-7 लोगों को स्ट्राइक करते हैं तो एक हाँ आधा पट जाता है। हाँ चलो, ये मैंने पहली बार सुनी ऐसी बात। नहीं, मैंने तो वीडियो भी बना रखा है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो तरह तरह के लोग निकालते हैं, ये तो मैंने सुनी नहीं बात। फिर ये वाला भी शुभ में रहता है क्या, ऐसे वाला जो डाल के ये हाँ नहीं, वाला? ये तो बेईमानी है, बेईमानी है ना? बेईमानी है। अशुभ और अशुभ क्या होता है, वो तो मतलब उस आपकी आपका फेथ है वो, हम्म कि मैंने लगा दिया, अब मेरे को विश्वास है कि अब अशुभ नहीं होगा, हम्म क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा, हम्म और वो आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कि मैंने ये लगा दिया, अब मेरा पूरा पक्का भरोसा है कि अब अशुभ नहीं होगा, हाँ। और आप शुभ ही सोच रहे हो तो शुभ ही होगा फिर। हाँ हाँ, तो एक तरीके से मतलब आप पॉजिटिव, सोचने के लिए मजबूर जैसे कर स्काई रहा है। डाइविंग में बोलते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस परफेक्ट, हाँ थिंक परफेक्ट, परफेक्ट विल हैपन। हाँ स्काई डाइविंग में हाँ हाँ तो यही है कि आपने अशुभ नहीं होगा, आपने लगा दिया वो कि अशुभ नहीं होगा, आप शुभ सोच रहे हो तो शुभ ही होगा। तो सर आप एक चीज बताओ, जैसे आपने माउंटेनियरिंग भी की है, स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं और हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी देखते हैं आप? इन तीनों में सिमिलरिटी है कि आपका स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग और हॉर्स राइडिंग में माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड वन स्टेप एट अ टाइम, और फोकस ऑन कोर। कोर स्काई डाइविंग में भी कोर है, आर्च कोर से आता है, हाँ राइडिंग में भी कोर है, हाँ यहीं से ही सीट आती है, और माउंटेनियरिंग में भी कोर है। जब आप चढ़ रहे हो ऊपर, तो अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ गुड क्लाइंबर। तो वो है, और माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की आपको दिमाग को फोकस करके वहीं रखना होता है, और वो एक्टिविटी ही ऐसी है कि आपका दिमाग का फोकस अपने आप ही हो जाता है। हाँ आप एक पीक चढ़ रहे हो, आपका दिमाग कहीं और नहीं जा सकता। आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, जैसे इसने किया, स्काई डाइविंग जब तो तेरा कहीं और गया दिमाग, वहीं था। राइडिंग भी तूने करी, तेरा कहीं और गया दिमाग, वहीं था। तो ये सिमिलरिटी है, फोकस आपका अपने आप ही हो जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते, एक्टिविटी वैसी है। तो ये सिमिलरिटी है। ठीक है, इसके अलावा एडवेंचर है, बाकी हर जगह थोड़ा रिस्क होता है, एक एड्रेनलिन रश होता है तीनों चीज़ों में। माउंटेनियरिंग में इट्स स्लो पेन, मतलब एड्रेनलिन रश इज देयर बट नॉट एट दैट लेवल, बट एक्सक्रूशिएटिंग पेन व्हेन यू आर क्लाइंबिंग इन ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट, मतलब इट इज पेनफुल, देन you start enjoying that pain, and after having enjoyed that pain you reach the summit, so that's the pleasure, that's the pleasure। वो एक different activity होती है। बाकी स्काई डाइविंग is abundance of adrenaline, immediate and lot of it। riding in moderate form, adrenaline in moderate form। तो इन तीनों में से सर सबसे ज्यादा फेवरेट आपका क्या है? अभी तो स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग बिकॉज दैट इज नाउ पैशन एंड प्रोफेशन। बाकी घोड़े हैं, चल रहा है। माउंटेनियरिंग जब भी पहाड़ बुलाए के जाएंगे। अभी तो स्काई डाइविंग बिकॉज दैट इज द प्राइम कंसर्न, बिकॉज उसमें मैं सिखा रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को स्काई डाइव करा रहा हूँ, तो एक दूसरे जीवन की जिम्मेवारी भी मेरे पर है, तो वो प्राइम है अभी। प्लस उसमें सर हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, नए लोगों को टैंडम जंप करा रहे हैं। तो आप एक तरीके से पायलट हो। तो उसमें फ़र्क इतना ही है कि बोइंग 747 और हमारे में कि वहाँ होते हैं 300, हमारे मैनिफेस्ट में एक, लेकिन पायलट हम भी हैं। उसमें 300 होते हैं जहाज में, लेकिन हमारे जहाज में एक है, पहले पैसेंजर तो है ही, और इधर टायर भी नहीं, इधर आपके खुद के पाँव टायर हैं। उधर तो इंजन, वो कंप्यूटर है, सब कुछ है, यहाँ तो आपके खुद के पाँव टायर हैं, और आपकी खुद की बॉडी एयरक्राफ्ट है ना। उसके बाद में फिर पैराशूट खुलता है, फिर वो एयरक्राफ्ट बनता है, तो आप पायलट हो। आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो जैसे प्लेन है उसके अंदर इमरजेंसी आ गई और उस दौरान सबको बोला जाता है कि कूदना है इमरजेंसी गेट से, आप कूद जाएंगे? हाँ, तुरंत हमारे ड्रिल होती हैं कि मान लो कोई एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी आ गई, तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, पैसेंजर कनेक्टेड ही बैठता है, तो फटाफट नीचे वाले कनेक्टेड है, फटाफट जैसे मान लो इमरजेंसी हुई, टाइम होता है आपके पास में, हुकअप किया, कूद गए। और फिर डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑल्टीट्यूड पे हो आप रिजर्व पहले खोलोगे या आप मेन खोलोगे, तो आप तुरंत आप वो एक्टिव, और वो हमारा रोज प्रैक्टिस होती है उसकी। तो इसमें सीट के नीचे पैराशूट थोड़ी होता है? नहीं, हम मेरे पीठ पे है ना पैराशूट, तो
पीठ पे है पैराशूट। नहीं वो तो आप रखते हो, हाँ लेकिन जैसे हम नॉर्मल प्लेन होती है जिसके अंदर खूब सारे पैसेंजर्स हैं हाँ और कोई इमरजेंसी आई, हाँ, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो मतलब आप बैठे हो तो इट इज एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट नहीं हुआ तो उसमें यू कैन डू नथिंग, यू हैव टू गो विद द प्लेन। अच्छा। उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जो एक वो होता है ना जिसको बोलते हैं पानी में कूदने के लिए पहले, वो जैसे एयरक्राफ्ट अगर पानी में लैंड कर रहा है हाँ तो वो इमरजेंसी प्रोसीजर है, वो तो जो जो एयर होस्टेस सिखाती है हाँ वैसे ही करना पड़ेगा। वो देती है ना ट्रेनिंग कि आप बैठे हैं यहाँ पे, आप ऐसे आप उसको खिड़की में वो जो हैंडल लगा है उसको खींचेंगे तो वो डोर खुल जाएगा, उसके बाद में एक स्लाइड आ जाती है नीचे, हाँ आप लाइफ जैकेट पहन के आप पानी में उतर जाते हो। बस वो तो जैसे वो ब्रीफ करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। बस बाकी ये अगर है कि इसमें एयरक्राफ्ट ऊपर से आप नीचे गिर रहा है उसमें कुछ नहीं कर सकते। पानी के ऊपर अगर वो कूदा रहे हैं हाँ तो जिसको स्विमिंग आती है और प्लस नहीं, लाइफ जैकेट भी लाइफ होता है जैकेट होती है सबके पास, तो आप बच सकते हो। सबके पास लाइफ जैकेट होती है। बाकी वैसे चांस नहीं है ना। अगर ऊपर हवा में फट गया हवाई जहाज तो फिर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। हवाई जहाज ही गिर गया नीचे या हवा में फट गया और आप हवा में आगे थोड़ी देर कर लो फ्री फॉल, अब जा ही तो रही हो नीचे बिना पैराशूट के, फ्री फॉल कर लो, एंजॉय कर लो उसको। मेरे साथ कुछ ऐसा तो सर आप अगर आप सफर करते हैं तो उस दौरान पैराशूट लेके सफर करते हैं या नॉर्मली करते हैं? नॉर्मल। लेकिन अगर आप पैराशूट के साथ कर रहे हैं तो यू आर मोर सेफ है। वो तो है ही, वो तो है ही। तो जब स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स मतलब और इमरजेंसी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसी कैटास्ट्रोफिक इमरजेंसी डेवलप हो रही है तो आप जंप आउट करो, और लोगों के साथ में हुआ भी है, जंप आउट भी किया है और सेफ लैंड हुए हैं। तो सर जैसे कुछ वीआईपी जो टूर होते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी का मान लो, तो उसमें भी वो होते हैं क्या जंपर्स? नहीं आपके जैसे उनका तो जो इस तरीके के जो होते हैं उनका तो मतलब प्रोटोकॉल इतना होता है और सेफ्टी सिक्योरिटी चेक इतने होते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और सेपरेट होते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे एयरफोर्स 1 है, मतलब हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो सेपरेट है, वो बिल्कुल उसकी मतलब इतनी सिक्योरिटी है कुछ हो नहीं सकता कोई। सिमिलरली यूएस प्रेसिडेंट का है, सभी जो कि जो देशों के जो प्रमुख हैं उनको उनकी जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है वो टॉप लेवल की होती है। तो उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से लेके इंजन से लेके बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारे बैलेंसेस होते हैं, तो वो कई बार करके और फिर वो लेके जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता उधर। और कई इंजन है, 4 इंजन लगे हुए हैं, तो एक फेल हो गया तो दूसरा तीसरा। 4 इंजन है। बिपिन रावत जी वाला जो था वो वेदर, हाँ वेदर के कारण हुआ, वेदर कारण हुआ, पायलट एरर, पायलट एरर कहते हैं उसमें, थोड़ा वेदर से वो इशू हो गया वो, और वो लोकल फिनोमिना वेदर का। और हेलीकॉप्टर और उसमें बहुत फर्क होता है फिक्स विंग में। कई लोग सर इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से भी देख रहे थे कि क्या ये मतलब जानबूझ के कराया गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग तो किसी का भी कुछ भी अटकल लगा देते हैं कि वो ट्विन टावर के ऊपर जानबूझ के करा दिया, फिर तो कई कहानियां बना के लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। गलत बात हो, अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी अफवाह फैला दो, गलत बात करते रहो, उसका क्या वो टीआरपी बढ़ाते रहो, फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करते रहते हैं। तो अभी थोड़ा इस पे ध्यान रखना, ये चांदनी है। अच्छा बस एक कितना खिलाते हैं सर? बस ज़्यादा नहीं, हाँ बस ये और खिला दे। हाँ बस अभी सर ये कितने साल की है? ये अभी होगी 1.5 साल की, 2 साल की होगी। ये लक्ष्मी है, इसको तो आराम से खिला सकता है। ये शानी बड़ी, हाँ शानी बड़ी है। अच्छा इसको तुम लाड़ भी कर सकते हो, अच्छा ऐसे लाड़ भी कर सकता है। ये कुछ नहीं, और खिला दे, ख्याल शानी इसलिए क्या? हाँ शानी बड़ी है, उसके पास नहीं कर सकते, उसको फट से फिर जाती है। अच्छा मतलब बदमाश है वो। बदमाश है जब बच्ची है, ये शानी बड़ी है। अच्छा इसको तुम लाड़ कर सकते हो कुछ भी। तो सर इसका नाम किसने रखा? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी किसने रखा? ये विनोद ने रखा, हमारे पंडित ने। अच्छा अरे सर बतख भी है? हाँ बतख है। वाह सर, हाँ। कितने हैं बतख? बतख हैं ये करीब 8, 2 बतखें। हाँ वो बड़े वाले जो दिख रहा है ना वो बड़ा मेल है वो। हाँ अच्छा वो मेल वो है। आगे जिसके ऐसे निकली हुई ना ये, हाँ हाँ वो मेल है। अच्छा बाकी फीमेल हाँ है। वो फीमेल है।
और खिलाते क्या हैं इनको? ये खाते रहते हैं, दाना दूना खाते रहते हैं, फिर ये जो है वर्म्स खाते रहते हैं, पानी के अंदर से निकल के खाते रहते हैं। अलग से कोई फूड और नहीं देते आप नहीं, इनको? अलग से कोई फूड नहीं। और वेजिटेशन खाते रहते हैं, काई खाते रहते हैं। अच्छा। तो ये वो है जो मैन्योर का खाद तैयार करते हैं यहाँ पर। अच्छा। काई वाली जो खाद होती है ना, वो हाँ, तैयार हाँ। होती है, उसके बाद फिर इसको खेत में डाला जाता है। अच्छा, फिर नया हाँ। गोबर डाल दिया जाता हाँ, है। सर गाय भी काफी दिख रही हैं। हाँ, गाय भी है। सब गायों की कौन सी 70 नस्ल है? 70 ये साहिवाल, अच्छा। साहिवाल गायें हैं। हाँ हाँ और मतलब नस्ल को इम्प्रूव कर करके साहिवाल, अभी पूरा साहिवाल हो गया। हाँ हाँ। और भैंसें मुर्रा हैं, अच्छा, कुन्नी मुर्रा। कुन्नी भैंसें, हम्म। कुन्नी भैंसें हैं। वो सींग से पता चल रहा है वैसे। हाँ, कुन्नी भैंसों के सींग ऐसे होते हैं। ये मेल है ना? मेल है, मेल। हाँ, उसका बाप ये वो है बादल। तो सर इसका सुदामा नाम कैसे दिया? ये विनोद ने दिया। अच्छा। ये जब ये पैदा हुआ था तो थोड़ा सा कमजोर सा था, गरीब सा, अच्छा। तो गरीब सुदामा। अच्छा। जैसा है वैसा नाम हमारा- रख दिया। हमारा विनोद पंडित ने नाम रख दिया। हाँ। अच्छा। अब तो बहुत खतरनाक हो गया है। हाँ, लेकिन अब सेट नहीं हो रहा। हाँ, ये इसका नाम बादल है। अच्छा, ये बादल। अभी 26 साल का हो गया। 26 साल का? हाँ, मतलब इसका उसने अपनी एज पूरी एज कर ली है। तो सर ऑन एंड एवरेज कितनी? 30 साल तक घोड़े की एज होती है। अच्छा। हाँ, तो 25 से 30 साल, 30 से भी ज़्यादा निकल जाते हैं, बट वही है, 30 मानी जाती है घोड़े की एज। ऐसा। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था हाँ, कि आर्मी वगैरह में जो घोड़े रिटायर कर दिए जाते हाँ, हैं, हाँ। घोड़े हैं या ऊँट हैं, तो फिर हाँ। उनको मतलब गोली मार दी जाती है, ऐसा ही पहले सच है होता क्या? था वो, पहले होता था, अब नहीं होता है। अच्छा। हाँ, पहले क्यों होता था? पहले यूटिलिटी ख़त्म हो जाती थी, और उसके बाद में फिर मतलब पहले तो बहुत बड़ी तादाद में हुआ करते थे। हाँ हाँ तो कैवलरी रेजिमेंट्स हैं, घोड़े ही घोड़े हैं। हाँ और अब आप या तो रेजिमेंट लड़ाई में चली जाए, हाँ या फिर जो घोड़े रिटायर हो गए हैं उनकी देखभाल कर ले। हाँ हाँ तो जितने मुंह उतना राशन लगेगा। हाँ हाँ। तो जो और उसके बाद में वो घोड़े देखना, गाय। वो घोड़े इतने सार संभाल से रखे जाते थे। हाँ हाँ। टेक केयर ज्यादा हो हाँ, जाती थी। तो हाँ, और सर इधर ये पानी भरा हुआ है ये पॉन्ड है भैंसे वगैरह नहलाने के लिए। ऐसे नहलाने के लिए अंदर भेज देते हो क्या भैंसों हाँ, को? अंदर भैंसे चले जाती हैं। अच्छा। फिर बता रहे थे। हाँ, ये ट्रेलर है मेरा, इसमें घोड़ा तो ये आप पीछे फॉर्च्यूनर के पीछे लटका के ले जाते थे? फॉर्च्यूनर के पीछे ये लग जाता है। हाँ। ये लग जाता है, उसके बाद में इसमें घोड़ा चलता है। अच्छा। हाँ, अंदर से 2 घोड़े खड़े करने का, तो एक घोड़ा खड़ा और एक तरफ उसका सारा सामान लगा देता था। हाँ हाँ। और ऐसे पूरा काराकोरम पास तक अच्छा, 2 घोड़े इसमें घोड़े आराम की से आ आराम से आ सकते हैं। सकते हैं। हाँ, पहले जब भी आप वापस जाते थे हाँ, छुट्टी के बाद में? नहीं, हाँ, मतलब घोड़ा साथ ही रहता था। हाँ हाँ। तो घोड़ा इसी में चलता था मेरा, तो सर ये इजीली फॉर्च्यूनर खींच लेती है क्या? बहुत आराम से। आराम से? काराकोरम पास तक गया हुआ है। किस स्पीड से? अच्छा, हाँ। डबल टायर भी है ना इसमें? हाँ, ये डॉग में बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बट हॉर्स रोड द हिस्ट्री। Life without a horse is like a tree without a leaves. Proudly. झलको झलको